नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों, मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं जो हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल जो 9वीं इकाई है उसके अंतर्गत जो निबंध की विधा है जो निबंध है उसको मैं पूरा करवा रही हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैं जो भारतेंदु द्वारा लिखा हुआ जो निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण उसको हमने किया था। तो आज की वीडियो में देखेंगे जो भारतेंदु का ही लिखा हुआ जो दूसरा निबंध है कि भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। तो ये भी भारतेंदु के द्वारा ही लिखा गया है और ये जो निबंध है ये 1884 ईस्वी में लिखा गया है और जो भारतेंदु जी हैं उनका जो जन्म है वो 1850 ईस्वी में है। दोस्तों, इससे पहले मैं निबंध का क्विक रिवीजन पर एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल जितने भी निबंध हैं उन सब का प्रकाशन वर्ष और जो निबंधकार है उन सब के जन्म वर्ष को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश की हूँ। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे, उससे क्या होगा जो क्रम से लगाने वाले जो प्रश्न आते हैं तो वो प्रश्न आपके वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी निबंध की तरफ। तो जो सबसे पहले है कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, यह जो निबंध है वो हरिश्चंद्र पत्रिका में छपी थी। इस निबंध के बारे में जो महत्वपूर्ण यह है कि जो भारतेंदु जी ने 1884 ईस्वी में जो बलिया जो यूपी में एक शहर है बलिया जहाँ के ददरी मेले के भाषण में देने के लिए लिखा था। तो जो भारतेंदु ने नवंबर में 1884 में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारिणी सभा में एक व्याख्यान दिया था जिसे बलिया बाला भाषण के नाम से जानते हैं। तो इसे आप देख लीजिए। इसमें जो है कि एक देशोपकारिणी सभा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और दूसरा है कि ये कहाँ दिया गया है तो बलिया के ददरी मेले में, मतलब भारतेंदु जी ने एक व्याख्यान दिया है बलिया के ददरी मेले में, जिसे फिर यही जो व्याख्यान है वो भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 में प्रकाशित हुआ था। यानी कि नवंबर में उन्होंने ये भाषण दिया था ददरी मेले में और दिसंबर में यह जो हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका है उसमें इनका प्रकाशन हुआ है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे उन्होंने इस निबंध में लेखक ने जो भारतेंदु जी है उन्होंने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर शिक्षित होने, सहयोग एवं एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दिया है कि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे अंधविश्वास है। तो भारतेंदु जी ने कहा है कि उन कुरीतियों को हमें छोड़ना होगा, उन जो अंधविश्वास हमारे समाज में फैला हुआ है उसे हम छोड़ना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी जो हमारा भारत है वह उन्नति कर सकता है। क्योंकि शीर्षक ये है कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। तो देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि यह जो है ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग है। दोस्तों, आप दिल्ली दरबार दर्पण को जब हम किए थे तो वहाँ पे हमने देखे थे कि जो भारतेंदु जी ने जो ब्रिटिश शासन है उस पर उन्होंने तारीफ़ की थी कि उनकी कई कामों से भारतेंदु जी प्रभावित हो गए थे। लेकिन इस निबंध में उन्होंने जो ब्रिटिश शासन की जो मनमानी थी उस पर ये व्यंग है और है इस निबंध में लेखक ने समय के दुरुपयोग आलसीपन को दूर करने की बात की है। उन्होंने कहा कि जो समय का जो सही उपयोग करना चाहिए और जो आलसीपन है उसको भी दूर करने की बात है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब तक हम समय का सही सदुपयोग नहीं करेंगे और आलसीपन को नहीं त्यागेंगे तब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद एकता का संदेश देकर बैर का त्याग करने की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि जो एकता हम सभी जानते हैं कि एकता में क्या है, एकता में ही तो बल है और हमें आपस में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें आपस में मिलजुल कर रहनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं कि निबंध का क्या सार है। तो सबसे पहले इस निबंध में उन्होंने गरीबी अमीरों की जो सोच है उस पर व्यंग किया है। तो इस जो निबंध है उस निबंध की शुरुआत जो होती है कि आज बड़े आनंद का दिन है, आज बड़े आनंद का दिन है। छोटी सी नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है।
बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वो बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य में आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न दिया उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया है। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर है जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन के सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को भी चलाने वाला कोई हो तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। इतना कह दीजिए कि चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे। हिंदुस्तान राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम। राजे महाराजों को तो अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं है, और हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरा है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे। बस यही मसल रही है। तो इन्होंने जो अमीरों की सोच पर जो उन्होंने व्यंग किया है तो उसमें जो कुछ पंक्तियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो देख लेते हैं कौन सी पंक्तियां हैं कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। ये जो पंक्तियां है, इस जो दोहा है, इस दोहे के माध्यम से लेखक ने देश की व्यवस्था के संबंध में भारतीय राजा महाराजा और रईसों को किस तरह की सोच थी इस पर उन्होंने करारा व्यंग किया है। तो जो सबसे पहला है कि जो उन्होंने अमीरों पर व्यंग किया है, उसके बाद जो दूसरा बात उन्होंने इस निबंध में कहा है कि आलस्य का त्याग करने की बात। दूसरे निबंध में उन्होंने कहा है कि हमें आलस्य का त्याग करना चाहिए। वहाँ पे एक पंक्तियाँ ये भी दिए हैं उन्होंने कि 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे, ऊपर वाले ने कहा जौक शौक, बीच वाला बोला गम सम, और सबसे नीचे वाला पुकारा गया गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। यानी कि इन्होंने जो हमारे समाज में जो व्यवस्था है जिस प्रकार की उन्होंने यहाँ पे बताया कि ऊपर वाले जो है यानी कि जो सबसे अमीर लोग हैं वो तो उनका जो है कि जौक शौक, उनका अपना शौक है। बीच वाले गम सम, यानी कि सबसे जो नीचे वाला होता है वही मारा जाता है कि गए हम। इन्होंने कहा है कि जो हमारे समाज में जो सबसे गरीब जो है वही मारा जाता है, उसी को ज़्यादा परेशानी होता है। उसके बाद जो उन्होंने दूसरा कहा है कि आलस्य का त्याग करने की बात किया है। तो भारतेंदु जी का मत है कि भारतवासियों को समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उनके अनुसार वही देश उन्नति करता है जिसके निवासी परिश्रमी एवं समय की कीमत समझने वाले होते हैं। इसके संबंध में मलुकदास की पंक्तियाँ भी उन्होंने कहा है, उसके जरिए वो उस पर कटाक्ष करते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो यहाँ पे उन्होंने जो मलुकदास की है जो ये पंक्तियाँ वो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि दिया गया है और उन्होंने जो कहा है कि जो हमारे जो मतलब विदेशी जो आदमी हैं वो हमेशा मतलब उन्होंने उसका वर्णन भी किया है कि इंग्लैंड के किसान खेत वाले, गाड़ीबान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है। किसी देश में भी सभी पेट भरे नहीं होते हैं, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बाते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनाए जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी
गाड़ी कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। और वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छाड़ते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों को यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे देश में जो आदमी है, जब हम मतलब उन्होंने वर्णन दिया है कि जब विदेश में कोई ड्राइवर अपने मालिक के साथ कहीं जाता है तो मालिक जब अगर किसी दोस्त से मिलने चल जाते हैं तो वहाँ के जो ड्राइवर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो पेपर अपने साथ रखे रहते हैं और पेपर निकाल कर पढ़ने लगते हैं। जबकि यहाँ के जो ड्राइवर होते हैं भारत के, वो क्या करते हैं, वो अपना मतलब गप लड़ाने लगते हैं। अभी गप क्यों, निकम्मी गप जिसे कोई मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। और साथ में उन्होंने किसान को भी कहा कि वहाँ के जो किसान रहते हैं वो हमेशा सोचते रहते हैं कि ऐसा कौन सा फसल उपजाए, ऐसे क्या उपजाए जो हमारे खेत में दिन दुगुना और रात चौगुना तरक्की हो। उसके बाद जो उन्होंने तीसरा जो इस निबंध में बताया है कि देश की दरिद्रता, उन्होंने देश की दरिद्रता पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि चारों ओर दरिद्रता की आंखें लगी हुई हैं। लेखक कहते हैं कि किसी ने खूब कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजबंती बहू फटे कपड़ों में अंग को छिपाए जाती है। वह दशा अपने हिंदुस्तान की है, यानी कि जो हमारे हिंदुस्तान की है यही दशा है कि यहाँ पे चारों ओर दरिद्रता फैली हुई है। वहाँ पे फिर उन्होंने एक दोहा को बताया है कि अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, और जिन चूके चौहाज इक्के मारे इक्के सर। उनका यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे दोहों का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है कि ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप उसे आसानी से कर ले। मैं इसीलिए उन सबको यहाँ पे शामिल भी की हूँ। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनको बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आए तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे, जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे। उसी तरह इस समय में जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ की कांटा हो उनकी जड़ से खोद कर फेंको। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, बरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया। उसके बाद उन्होंने देश की उन्नति के संबंध में भी वर्णन किया है कि देश का उन्नति कैसे होगा। तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। कि देखो अंग्रेजी की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली हुई है, उससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई है। उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। एक मिसाल सुनो, तुम्हारे बलिया के मेला का यही स्थान क्यों चुना गया जिससे दो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से लेकर लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे को दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। क्योंकि दिवाली इसी हेतु है, इसी बहाने साल भर एक बार तो सफाई हो जाए। उसके बाद उन्होंने जो यहाँ पे बताया है, इन्होंने देश की उन्नति के बारे में बताया है कि कैसे देश की तरक्की संभव है। तो उन्होंने कहा है कि लेखक कहते हैं कि आगे उन्नति कहाँ कहाँ होनी चाहिए, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में और चाल चलन में। उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है कि इस देश की उन्नति कैसे हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया है कि शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में और भारतवर्ष की सब आस्था में, सब जाति में, सब देश में ही उन्नति हो। सब लोग ऐसी बातें को छोड़े जो तुम्हारे मार्ग का कांटा हो। चाहे लोग तुम्हें जो कुछ भी कहे, निकम्मा कहे, नंगा कहे, भ्रष्ट कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। उन्होंने कहा कि सिर्फ तुम्हें अपनी देश को देखना है कि तुमसे जो बन पड़ता है वो करो। उसके बाद उन्होंने अगला जो है
कि उन्होंने कहा एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता, यानी कि किसी भी देश को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होनी चाहिए। तो उसी बातों को उन्होंने कहा है कि देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, किंतु उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। जैसे रेल के सुंदर एवं सुविधा संपन्न डिब्बे इंजन के अभाव में व्यर्थ है, उसी प्रकार कुशल नेतृत्व के अभाव में भारतवासी प्रगति से वंचित हैं। भारतवासियों में हनुमान की भांति अपार शक्ति है, पर उन्हें प्रेरित करने वाला जामवंत चाहिए। ये दोस्तों मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो उन्होंने बताया कि कैसे हनुमान जी का जो शक्ति रहता है वो भूल जाते हैं, तो उन्हें जामवंत याद दिलाता था, तब हनुमान जी को पता चलता था कि जो मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं। वही बात उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष के जो आदमी हैं उनके भीतर भी बहुत शक्तियाँ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक उन्हें दिखाने वाला चाहिए, उसे बताने वाला चाहिए, यानी कि कुशल नेतृत्व की आवश्यकता चाहिए। उसके बाद उन्होंने कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है ये भी उन्होंने बताया है। तो उन्होंने बताया कि हमारे धर्म में जो गुण है उनको अच्छी तरह समझे, अंधविश्वासों को त्यागे, बाल विवाह न करे, लड़कियों को शिक्षित करे, छुआछूत को समाप्त करे, ऊंच नीच की भावना को दूर करे। उसके बाद सभी धर्मों के लोग परस्पर मिलजुल कर रहे। उन्होंने बताया कि हमारे समाज में जितनी भी अशिक्षा फैली हुई है, अशिक्षा, अंधविश्वास, जैसे बाल विवाह, उस समय तो सती प्रथा भी थी जो हमारे देश में फैली हुई थी, तो उन सब को उन्होंने कहा है तोड़ने के लिए, उसे हटाने के लिए, तभी हमारे देश की जो है हमारे देश की उन्नति हो सकती है। और उन्होंने फिर कहा है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें कार्यकुशल बनाएं, लड़कों को नई नई तकनीक सिखाकर रोजगार सिखलाएं, विदेशी वस्तु एवं विदेशी भाषा का त्याग कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, आलस्य और जिद को छोड़े, छोटी जातियों का तिरस्कार न करे तथा आपसी बैर का त्याग करे। उसके फिर उन्होंने एक जो वहाँ पे दोहा पढ़ा है कि शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। उन्होंने फिर कहा है कि भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताब छूने भी मत दो, अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो, पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ, 100 महलों के लाड़ प्यार, दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। उसके बाद दोस्तों यहीं पे निबंध का सार जो यही है कि उन्होंने मैं जो बताई हूँ कि उन्होंने जो क्या क्या निबंध में रखा है कि वो उस निबंध से उन्होंने क्या किस किस मुद्दे पे जो है उन्होंने व्यंग किया है। उसके बाद जो कुछ प्रमुख पंक्तियाँ हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसे तो मैं निबंध के बीच बीच में बोल दी हूँ, लेकिन फिर मैं उन सबको यहाँ पे लेके आई हूँ कि 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे, ऊपर बालों ने कहा जौक शौक, बीच वाले बोला गम सम और नीचे वाला बोला गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा का दशा यही है कि गए हम। उसके बाद जो दूसरी पंक्तियां हैं कि अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े। और जो तीसरी पंक्तियां हैं कि निज भाषा उन्नति अहे है, सब उन्नति को भूल। और जो चौथा जो है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। तो दोस्तों यहीं पे यह निबंध समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर दोस्तों ये जो मेरा निबंध की जो सीरीज चल रही है उसका PDF आपको चाहिए, या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हमारे UGC की पाठ्यक्रम है उससे संबंधित किसी भी यूनिट की निबंध, किसी भी यूनिट का जो आपको अगर PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल चल रहा है लर्न विद रूबी, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रही हूँ। दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।